वेलकम एवरीवन। आज हम पेपर थर्ड के पार्ट ए का डिस्कशन लेंगे। पेपर थर्ड में साइंस, साइंस टेक और इकोनॉमी है। ये दोनों ही पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसा नहीं है कि वो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है इसलिए प्रॉब्लम आती है, बल्कि जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको भी लिखने में दिक्कत आती है। जैसे इस ये जो कॉपी चेकिंग हुई है इस टेस्ट की, उसका अनुभव है कि कई लोगों ने उत्प्लावन बल, चुंबकीय क्षेत्र, फ्यूज तार, ऐसे कई सारी परिभाषाएं नहीं लिखी है। और कुछ ने जो लिखी है वो इस तरह से लिखी है कि वो एक सिविल सर्विसेज में सूट नहीं करती है। उन्होंने इंजीनियरिंग वाली परिभाषाएं और वैसी बहुत जटिल और शॉर्ट में परिभाषाएं लिखी हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि इसमें सभी बच्चों के लगभग कम नंबर आए हैं, जबकि हमने ये भी देखा है विगत उदाहरणों से कि इस पेपर ने लोगों को अच्छी रैंक भी दिलाई है। इसलिए बड़ा ही क्रूशियल पेपर है और इसमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आज हम इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कि कुछ किस तरह से लिखेंगे और कुछ एक्सपीरियंस भी साथ साथ शेयर करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसका डिस्कशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हेलोजन। कई बच्चों ने इसमें लिखा है कि ये आवर्त सारणी के 7वें वर्ग में है, वो भी ठीक है, 7A में। और किसी ने आवर्त 7A आवर्त में है और किसी ने लिखा 17 वर्ग में है, तो वो भी ठीक है। तो इस तरह से आप, लेकिन किसी ने 7वें A वर्ग में लिख दिया है और इस तरह से, तो आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखें, ठीक है। इसमें जो 17 वर्ग है उसमें ये आवर्त सारणी के उसमें इन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनका यूज है ब्लीचिंग पाउडर, है ना, कीटनाशक और ये सब बनाने में, ठीक है। तो ये क्या है, देखिए 3 मार्कर हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि अब 3 मार्कर में दोबारा से ऐसा संभावना है कि 5 लाइन होने का चल रहा है, या 5 लाइन के लिए 5 लाइन हो सकती है। तो जो पुराना तरीका है हमारा, जिसमें हम 3 मार्कर में 3 पॉइंट लिखते थे, 3 मार्कर में 3 पॉइंट्स, फर्स्ट हम प्रयास करते थे उसको डिफाइन करने का, उसके बारे में लिखने का। जैसे इसमें क्या, कौन, कहां, कब आदि हम शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कि भाई अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो हम क्या में डिफाइन कर दें कि कॉन्सेप्ट क्या है। अगर कोई व्यक्तित्व है तो हम कौन से परिभाषित कर दें कि व्यक्ति कौन है और किस लिए इंपॉर्टेंट है और कब हुए। और जैसे कोई स्थान है तो कहाँ है, किससे रिलेटेड है, ये सब चीजें हम फर्स्ट में पॉइंट में कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट में हम उसकी उपलब्धियां, प्रकार, मेथड, विशेषताएं, ठीक है, प्रक्रिया आदि ये सब शामिल कर सकते हैं सेकंड पॉइंट में, ठीक है। तो जैसे कोई व्यक्ति है, उपलब्धि बता दी, कोई मेथड है, कोई कॉन्सेप्ट है तो उसके कंपोनेंट बता दिए, उसके मेथड बता दिया। और थर्ड पॉइंट में हम उसका रेलिवेंस, वर्तमान में उसका क्या उपयोगिता है, या कोई करंट अफेयर्स का की चीज से उसको लिंक कर सकते हैं। ये जो अभी हमने डिस्कस किया है 3 मार्कर में, जिसमें फर्स्ट में हु, whom, where, सेकंड में टाइप्स, मेथड, प्रोसेस और थर्ड में करंट अफेयर्स या रेलिवेंस। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे ही लिखें, ये कोई रूल नहीं है। लेकिन इस तरह से जब हम सोचते हैं, जब हम हमारे माइंड को इस तरह से ट्रेन करते हैं और इस तरह से सोचते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में अधिकतर जानकारी हमें रिकॉल हो जाती है, और रिकॉल भी सिस्टमेटिक वे से होती है। क्योंकि देखो, रिकॉल होना अलग बात है और एक सिस्टम से रिकॉल होना अलग बात है। जैसे कई स्टूडेंट्स ने इस बार क्लेम किया, सर हमको कम नंबर दिए गए। ये हम प्रयास कर रहे हैं जितना हम कर सकते हैं कि कॉपियां बहुत अच्छे से चेक हो, क्योंकि किसी भी टेस्ट सीरीज का उद्देश्य होता है स्टूडेंट की तैयारी का वास्तविक स्तर बताना, कि आपकी तैयारी का क्या स्तर है, और अगर कुछ कमियां हैं तो उन कमियों को हाईलाइट करना, और अगर कुछ स्ट्रेंथ है तो उस स्ट्रेंथ को भी, उस स्ट्रेंथ के लिए भी स्टूडेंट को मोटिवेट करना। तो ये हमने जितना हो सकता है वो प्रयास किया है, और इस प्रक्रिया में हम आगे और प्रयास कर रहे हैं कि आपकी कॉपियां बेहतर तरीके से चेक हो। अब ये आप छोड़ें कि आपके नंबर कितने हैं, क्या है। कई, जैसे कल ही एक बच्चे का अनुभव है, वो इंजीनियर था, बहुत अच्छा एक्सपेक्ट भी कर रहा है, अच्छा पढ़ता भी, लेकिन उसके थर्ड पेपर में कम नंबर दिए गए। क्यों? क्योंकि
कम नंबर आए, और मैंने भी जब कॉपी देखी और अच्छे से उसको एनालिसिस किया तो एकदम मुझे लगा कि नहीं, बिल्कुल सही नंबर दिए गए हैं। और बच्चा भी बाद में संतुष्ट रहा। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ही रफ वे में उन चीजों को लिखा, जैसे वो इंजीनियरिंग कॉलेज में लिखता था वैसे ही उसने डिफाइन किया। ठीक है, जैसे उत्प्लावन बल, उत्प्लावन बल में उसने कहा कि जब कोई वस्तु द्रव में जाती है तो उसके भार के बराबर एक बल लगता है। ये जरूरी नहीं है कि भार के बराबर बल हो, ठीक है, भार के बराबर ही बल होता तो फिर डूबने या तैरने की स्थिति पैदा नहीं होती। ठीक है, तो आप एकदम सही डेफिनेशन ऑन एंड बाय, इसमें कई बच्चों ने तो बायोन्सी फोर्स में शब्दों में ही गड़बड़ कर दी है। कईयों ने बोला है कि जो वस्तु द्रव में जा रही है वो वस्तु ये उत्प्लावन बायोन्सी फोर्स लगाती है। तो इस तरह की छोटी सी मिस्टेक, जबकि वो बच्चे इंजीनियर हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, और फिर वो सोचते हैं कि नंबर आए, तो फिर आपके नंबर नहीं आएंगे। तो आप सिंपल वे में लिखें। आप एक जो सिविल सर्विसेज का एक जो रिक्वायरमेंट है, यहाँ कोई इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप सिविल सर्विसेज की जो रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप लिखें। ठीक है, स्टेटमेंट सिंपल होने चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट इजी और बहुत ही सिंपल वे में आप इंट्रोड्यूस कर दें सभी चीजों को, बहुत जटिल उसको ना बनाएं। और ये याद रखें कि आप एक ही पॉइंट को बाकी के आंसर में भी उसी को इलोबरेट ना करें। आपकी आपके आंसर में डाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी डाइवर्सिटी आपके आंसर में होगी उतने ही नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। कई बच्चे सोचते हैं कि मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं, 5 पॉइंट लिखे हैं, जबकि वास्तव में वो एक ही पॉइंट को और अलग अलग रूप में लिखते रहते हैं। तो ये सब आप इन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अपनी सुधार कर सकते हैं, जो कमियां हैं उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड है एंजाइम। ठीक है, तो एंजाइम एक जैव उत्प्रेरक है। ठीक है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। कोहेन सर द्वारा इसकी खोज की गई है। और जैसे एंजाइम के बारे में तो हमने लिखा कि भाई ये प्रोटीन है, ठीक है, और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट हैं जो खुद परिवर्तित हुए बिना रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं, खुद परिवर्तित हुए बिना रिएक्शन को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, बट जैसे इसी के साथ जैसे हमने एंजाइम दिया इस टेस्ट में, तो आपको कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर, ठीक है, विटामिन और प्रोटीन में अंतर, ये सब प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। तो आपको इन प्रश्न के लिए भी तैयार होना चाहिए। तो आप टेस्ट सीरीज का इस तरह से उपयोग करें कि जो पूछा है वो तो ठीक है, लेकिन जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं जो और उसमें बन सकते हैं, उन प्रश्नों का भी मॉडल आंसर के साथ ही सॉल्यूशन उसी में लिख लें। आप ये मॉडल आंसर है तो इसी में यहाँ छोटा छोटा टेबल बनाकर और आप प्रोटीन, विटामिन, ठीक है, एंजाइम, हार्मोन, इनमें भी यहाँ ही छोटा सा टेबल बना ले, ठीक है, ताकि आपका एक होलिस्टिक कवरेज हो। ऐसा नहीं है कि एंजाइम ही दिया है तो एंजाइम ही आएगा। टेस्ट सीरीज का ये भी उद्देश्य है कि एक प्रोबेबल क्वेश्चंस पे आपको प्रैक्टिस की जाए, लेकिन एक ये भी उद्देश्य है कि भाई आप उनके सराउंडिंग भी सवालों को देखें। वो टॉपिक अगर केस इसमें टेस्ट सीरीज में उठाया है तो आप उससे संबंधित सवाल भी देखें कि और क्या बन सकते हैं। बायोन्सी फोर्स, ठीक है, किसी भी लिक्विड, कई लोगों ने इसमें लिखा है कि वाटर एग्जाम्पल दिया। अरे जरूरी थोड़ी वाटर ही होगा, कोई भी लिक्विड, ये लिक्विड की प्रॉपर्टी है, उसका विस्कोसिटी जितना होगा उतना वो बायोन्सी फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो आप, और ऐसा नहीं कि आप डेफिनेशन लिख के चले जाएं, ठीक है, और या लिख के रह जाएं। देखो ये सिविल सर्विसेज है, जैसे अगर आप मान लो आप ये इंजीनियरिंग का क्वेश्चन होता, ठीक है, तो आप इसकी डेफिनेशन लिखते कि भाई लिक्विड द्वारा जो बल लगाया जाता है, द्रव द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है। ठीक है, और इंजीनियरिंग में फिर हम बोलते कि भाई विस्कोसिटी है ना, और कई कोफिशिएंट्स, ठीक है, उसका सरफेस एरिया, ये सब समझाते हम अगर इंजीनियरिंग होता। लेकिन ये सिविल सर्विसेज है तो आप इसमें इसका यूज बताइए कि भाई ये क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या इसके यूजेस हैं आम जीवन में, वो यूज बताइए। तो सिविल सर्विसेज के टाइप ऑफ आंसर्स डिफरेंट होंगे, चाहे वो
आपको चिकित्सा से पूछे हो, चाहे इंजीनियरिंग से पूछे हो, कहीं से भी पूछे हो, सवाल लॉजिकल, सवाल सिंपल, आपके आंसर सिंपल रहेंगे और आप उसके यूजेस पे, उसके अनुप्रयोग पे, उसके एप्लीकेशंस पे ज्यादा बल देंगे। ठीक है, आर्किमिडीज ने ये दिया है। मैग्नेटिक फील्ड अगला है। तो जो आर्टिकल्स, सॉरी, जो एक आयन है, जो एक आयनाइज्ड पार्टिकल है, वो जो जब एक सर्कुलर हेलिकल वे में मूव करता है तो उस पर ये मैग्नेटिक फील्ड लगता है। ठीक है, इसका आप उपयोग बता सकते हैं, ये एक वेक्टर राशि है। फिर मैं वही कहूंगा कि सिविल सर्विसेज के हिसाब से ही विज्ञान के उत्तरों का, विज्ञान के प्रश्नों का जवाब दें। आप उसमें डेप्थ में ना जाएं, आप उसमें बहुत टेक्निकल ना लिखें, सिंपल सा आप लिखें। ठीक है, फिर आप इसमें यूजेज आप बता दें, जैसे मैग्नेटिक, जैसे मोटर में प्रयोग है, इस तरह का आप बता दें। आप ज्यादा ही बोलते हैं तो बोल सकते हैं कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर इसका होता है, लेकिन डायरेक्शन, लेकिन फिर भी आप बचें, आप डिफाइन करें। ठीक है, डिफाइन करें और आप उसका एप्लीकेशन बताएं बस। ठीक है, कोई भी एक एग्जांपल देते हुए। फ्यूज वायर, तो ये किस धातु का बना होता है? टिन और लेड का अयस्क है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, सेफ्टी डिवाइस में काम आता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप वहां रेजिस्टेंस रो है ना, और ये सब आप ना उसमें जाए डिटेल्स में, आप सिंपल बताएं भाई इसका सेफ्टी में प्रयोग है, सेफ्टी डिवाइस में। और सेफ्टी डिवाइस में इसलिए है कि जब भी करंट फ्लक्चुएट होता है और ज्यादा करंट आता है तो ये मेल्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ लो मेल्टिंग पॉइंट, और लो मेल्टिंग पॉइंट के रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत अच्छा, देखो ये लाइन बहुत अच्छी है जो लास्ट वाली है, कि भाई लेंथ पे डिपेंड नहीं करता है, तभी तो हमने छोटा किसी भी साइज का ले सकते हैं। ठीक है, अगर लेंथ पे डिपेंड होता तो हो सकता था कि हमको इसको, इसकी एक स्पेसिफिक लेंथ लेनी पड़ती। तो दीज आर प्रैक्टिकल पॉइंट्स, नॉट टेक्निकल पॉइंट्स, ऑल्दो द क्वेश्चन बिलोंग्स टू टेक्निकल फील्ड, कि भाई ये सवाल टेक्निकल है, तकनीकी है, लेकिन फिर भी आप आंसर इजी रखिए, आप आंसर को सिंपल रखिए। ठीक है, हमारा मूल मैसेज इस डिस्कशन में ये भी देना है। मैथ्स का सवाल है, आप इजीली सॉल्यूशन से देख सकते हैं। ठीक है, कि 4 टाइम्स होगा अगर एक दिन में करेंगे तो मैथ्स के सवाल है, इनका डिस्कस आप सिंपल सी कोई भी बुक, कोई भी सिंपल सी बुक ले लें और उसमें से बेसिक समझ लें, ज्यादा प्रैक्टिस ना करें। अगर जटिल सवाल आता है तो आप छोड़ें। ठीक है, लेकिन अगर सिंपल क्वेश्चन आता है तो चूंकि स्कोरिंग है तो आप इसको कवर करें। ठीक है, तो मैथ्स का आप सिंपल सी किसी भी बुक से अभ्यास कर लें। सेकंड भी मैथ्स का ही है, सोया, सोया मेगा, सोयो मेगा, मेगा है एक्चुअली, सोयो मेगा। ठीक है, वैरायटी है जो फेमस अमेरिकन कंपनी है मॉन्सेंट, उसने डेवलप की है, जो कि मध्य प्रदेश सोया स्टेट है और ये सोयाबीन की वैरायटी है, इसलिए एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये बनता है। ठीक है, अगर इस टेस्ट सीरीज में ये भी हमारा मोटिव है कि ऐसा नहीं है कि ये सवाल ही आएगा, हम ये क्लेम नहीं कर रहे हैं कि ये सवाल ही आएगा, लेकिन हम ये जरूर बोल रहे हैं कि यदि आपने इस वैरायटी को या इस शब्द को आपने कैरी फॉरवर्ड किया या याद रखा या इसको आपने, तो आप आपके वैल्यू एडिशन में इसको यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन में, क्योंकि एग्रीकल्चर पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लिखना ना पड़े। आगामी मेंस में एग्रीकल्चर पे बिल्कुल लिखना पड़ेगा, और जब लिखना पड़ेगा तो चूंकि सोया स्टेट है एमपी और बहुत मेजर क्रॉप है, तो हम ये किस्म लिख सकते हैं, इसका एज ए एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं, तो हमारे आंसर में भी वैल्यू एडिशन होगा। तो आप इस तरह से भी इन क्वेश्चंस को लेके चलें वैल्यू एडिशन के रूप में भी। ओमेगा 3 है, ये खुद 3 मार्कर बन सकता है ओमेगा 3, इसको भी आप कैरी करें और इसको भी तैयार करें, ट्रांस फैटी एसिड है। ठीक, लो लो होता है इसमें, जो फैटी एसिड है वो लो होता है। ठीक, ये ओमेगा 3 आपने, हमने पहले भी लाइव आंसर राइटिंग के सॉल्यूशंस में इसको कवर किया है, तो आप देख सकते हैं। जगदीश चंद्र बोस पर्सनालिटीज जैसा कि आती भी है एमपीपीएससी में, फैक्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, तो जगदीश चंद्र बोस का आप फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जरूर लिखेंगे, क्योंकि व्यक्ति, सवाल ही फैक्चुअल है, आप व्यक्ति के बारे में पूछा है तो आपको ऐसी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लिखनी ही पड़ेगी। 58 में बंगाल में जन्म, जियोलॉजिस्ट थे, फिजियोलॉजिस्ट थे,
बॉटेनिक एक्सपर्ट थे, अनुसंधानकर्ता थे, वैज्ञानिक थे, फादर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन इनको कहा जाता है, और एक क्रेशोग्राफ का भी इन्होंने इन्वेंशन किया है, जो पौधों की लंबाई, ग्रोथ को मेजर करती है। क्रेशोग्राफ तो पौधों की लंबाई, किस तरह से वो ग्रोथ होती है उसको मेजर करती है। अब देखो यहीं पर सिंपल सवाल भी बनता है, जैसे ये ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड सवाल है, लेकिन जैसे यहाँ पर आप ये क्वेश्चंस भी लेकर चलें, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड ए ट्री, डिफरेंट बिटवीन प्लांट एंड ए ट्री, तो ये ऐसे सवाल की भी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं। नेक्स्ट है नैनो मटेरियल। ये नैनो मटेरियल एक्चुअली साथ में लिखा जाना चाहिए था, देयर इज नो गैप। ठीक है, नैनो मटेरियल 1 to 100 नैनोमीटर की रेंज में है। 1 to 100 नैनोमीटर, इसकी रेंज में जो टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है उन मॉलिक्यूल एटम्स, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। कहा भी था इनके रिचार्ड फेमैन ने 1959 में, देयर इज अ प्लेंटी रूम एट द बॉटम। जब उन्होंने इस स्केल पर टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन किया, इस स्केल पर देखो कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि 10 की पावर -9 या नैनोमीटर के स्केल पर अगर मॉलिक्यूल्स की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाती है, अगर फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज कर दी जाती है, तो जो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लाइक भाई कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथनेस, है ना, ये सब भी चेंज किए, उनकी चालकता, उनमें मजबूती, उनकी तन्यता, ठीक है, ये सब भी चेंज किए जा सकते हैं। तो ये उसी पे बेस्ड है कि हम नैनो टेक्नोलॉजी के स्तर पर तकनीकी फेरबदल करें जिससे वांछित गुण प्राप्त किए जा सके, वांछित गुण प्राप्त किए जा सके। इस सॉल्यूशन का हिंदी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हिंदी पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल रहेगी। ठीक है, इसका यूज जैसे नैनो टेक्नोलॉजी आपको 6 मार्कर और इवन 15 मार्कर में भी प्रिपेयर करनी चाहिए। 3 मार्कर में तो आ ही सकता है, पर ये 6 मार्कर और 15 मार्कर में भी आ सकता है। तो देखो ये तो रिचर्ड फेमैन का स्टेटमेंट 59। फिर ये सेक्टर्स हैं जिसमें इसका उपयोग है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, एनर्जी, हेल्थ केयर में नैनो रोबोट्स हैं जो मेडिसिन को पर्टिकुलर ऑर्गन तक लेके जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड फूड इन सब में इनका उपयोग है। तो इस तरह से ये हम लिख सकते हैं और एक 6 मार्कर भी इस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉपीराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपीराइट। देखिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का ही एक प्रकार है, ठीक है, जिसमें जो भी व्यक्ति अपने बौद्धिक क्षमता, ये बौद्धिक अधिकार है, बौद्धिक संपदा अधिकार, तो बौद्धिक संपदा जो भी व्यक्ति ने अपनी मानसिक क्षमताओं का यूज करके जो रचना की है, जैसे लेट से कोई पुस्तक, कोई पेंटिंग, है ना, कोई कविता, उस पे जो राइट दिया जाता है वो कॉपीराइट है, और ये 50 इयर्स तक है, होता है। ठीक है, ट्रिप्स एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में दो चीजों पर बल दिया जाता है, ऑनरशिप, चूंकि प्रॉपर्टी है, लीगल टर्म है प्रॉपर्टी, ठीक है, तो ऑनरशिप डिफाइन करता है, ऑनरशिप डिफाइन करता है, और उस ऑनरशिप का आइडेंटिफिकेशन करके उस स्वामित्व निर्धारित करता है, और स्वामित्व का निर्धारण करके और उस रचना, उस क्रिएशन का व्यवसायिक लाभ सुनिश्चित करता है कि ये इसके मालिक को मिले। ठीक है, तो दो, अगर आप इस पे बड़ा सवाल आता है तो ये इक्वेशन आप ध्यान रखेंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर इज इक्वल टू ऑनरशिप एंड कमर्शियल बेनिफिट। ठीक है, ये इक्वेशन आप ध्यान रखें। न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है, ये सिंपल एक फर्नेस है या एक ऐसी मशीन है, ठीक है, जहां पर नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है। ठीक है, नाभ फिजन, नॉट फ्यूजन, फिजन अभिक्रिया होती है, इसमें न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे एक चेन रिएक्शन प्रारंभ होती है और उस चेन रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, दो तरह के होते हैं, थर्मल और फास्ट न्यूट्रिनो। ठीक, ये दो तरह के रिएक्टर होते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, ठीक है। तो ये यूनेस्को का मैब प्रोग्राम खुद 3 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी 3 मार्कर में क्या प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो बायोस्फीयर रिजर्व एरिया क्या होती है, हाई बायोडाइवर्सिटी स्पोर्ट्स होते हैं, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां जैव विविधता ज्यादा होती है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, इसमें ह्यूमन लिखा है, ह्यूमन नहीं है, वर्ड है मैप प्रोग्राम, ठीक है। मैप प्रोग्राम के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया है। भारत की जैसे कई सारी साइट्स हैं, उदाहरण दिया नीलगिरी, नंदा देवी, नौक्रेक, ठीक है। तो और आप मध्य प्रदेश की लिख दें तो ज्यादा सही है, जैसे पचमढ़ी और ये सब, तो मध्य प्रदेश की जरूर मेंशन करें। और इंडिया में 8 है जिसमें से 3 मध्य प्रदेश में है, ठीक। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। हाई बायोडाइवर्सिटी वाले एरिया है जहां पर बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है। पढ़ते हैं जीएसएलवी, पीएसएलवी, ये दोनों ही हमारे सैटेलाइट भेजने के यान है, रॉकेट लॉन्चर से, ठीक है, हमारे अंतरिक्ष यान है। पीएसएलवी मोस्ट फेमस, सबसे फेमस है। 4 स्टेज है, तो हम बोलेंगे जैसे अब ऐसे सवालों में क्या डिफरेंस बिटवीन जीएसएलवी एंड पीएसएलवी, तो चाहे अब शायद 5 लाइन हो जाए, लेकिन अगर 3 भी लाइन है तब भी हम इसको टेबल फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। पीएसएलवी और जीएसएलवी, पीएसएलवी लो लेटीट्यूड तक 4 स्टेज है, 4 स्टेज है, और ये 3 स्टेज है जीएसएलवी। 4 स्टेज सॉलिड लिक्विड, ठीक, 4 स्टेज है। तो यहां पर हम ऐसा भी बना सकते हैं सॉलिड लिक्विड। अगर आप एस एल भी लिखेंगे तब भी चलेगा, क्योंकि समझ में आ जाता है। तो अगर हम दोबारा ड्रॉ करते हैं पीएसएलवी जीएसएलवी, अगर यहाँ एस एल ऐसा भी लिखते हैं तब भी चलता है, और यहाँ एस एल एंड क्रायोजेनिक तो भी ठीक है। 3 स्टेज, ठीक है। ये लगभग 1750 वेट के, क्योंकि देखो वेट और डिस्टेंस ये दोनों चीजें मैटर करती हैं इन अंतरिक्ष यानों में। क्या मैटर करती हैं, जितना वेट ज्यादा होगा डिस्टेंस उतनी कम स्तर तक यान ले जा पाएगा, ठीक है। और यदि वेट कम है तो उसको अधिक ऊंचाई तक यान ले जा सकता है। 1750 किलोग्राम तक के उसको सैटेलाइट को ये 600 से 900 या सन सिंक्रोनस तक ले जा सकता है, ठीक है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में ही काम आती है। देखो रिमोट सेंसिंग हमारे टॉपिक भी है, तो हम रिमोट सेंसिंग में ये जरूर डालें कि ये सैटेलाइट्स पीएसएलवी यान द्वारा सामान्यतः भेजी जाती है, ठीक है। तो ये हम दे सकते हैं, और इसमें क्रायोजेनिक का एग्जाम्पल दे सकते हैं। जबकि जो क्रायोजेनिक है, जो जीएसएलवी है, वो 2500 तक के या 5000 तक, 2500 तक के सैटेलाइट को 36,000 तक भी स्टैब्लिश कर सकता है, और यदि भारी है 5000 है, ठीक है, तो व्हेन लो अर्थ ऑर्बिट में उसको स्थापित कर सकता है। मींस कहने का मतलब सिंपल है कि जीएसएलवी बहुत भारी सैटेलाइट को भी ऊंचे अंतरिक्ष कक्ष में रख सकता है, जबकि पीएसएलवी की क्षमता कम है, ठीक। अगला लास्ट सवाल है हमारा 3 मार्कर, रामसर कन्वेंशन, जो कि फेमस सवाल है ना। अगर कोई बायोडाइवर्सिटी का सवाल आता है, अगर कोई पर्यावरण संरक्षण का, जैव विविधता संरक्षण का सवाल आता है, तो उसमें भी रामसर कन्वेंशन हम यूज करेंगे। नहीं खुद के भी आने के सवाल के चांस ज्यादा है। जैसे तसो मरारी जो झील है लद्दाख में, जो इंडिया चाइना के जो क्लैश हुआ था उसमें वो झील बहुत हाईलाइटेड थी, वो भी एक रामसर साइट है, ठीक। तो इस तरह से रामसर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 फरवरी 1971 ईरान का सिटी है, वहां पर ये कन्वेंशन हुआ था, समझौता हुआ था। इस समझौते के अंतर्गत इंडिया में 37 साइट्स हैं, ठीक है। अब क्या क्या इसमें है, क्यों किया गया, तो देखो एक सिंपल सी लाइन इसमें लिखी है, इंटरनेशनल ट्रीटी, अंतरराष्ट्रीय समझौता है, संधि है, जो वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करती है, वेटलैंड्स को संरक्षित रखती है। ये भी हम लिख सकते हैं, बट दिस इज अ वेरी सिंपल आंसर,
ठीक है कि भाई ठीक है अंतरराष्ट्रीय, अब सब जानते ही हैं, रामसर इजी क्वेश्चन है, कोई टफ तो है नहीं। हम इसमें बोलेंगे कि यार उसका जो वेटलैंड का जो इकोलॉजिकल कैरेक्टर है, उसके जो पारिस्थितिकी लक्षण है, उसकी जो पारिस्थितिकी है, उसके जो मूलभूत कैरेक्टर है, उन कैरेक्टर को हम कंजर्व करते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि देखो ये एरिया है तो ये वेटलैंड का एरिया है तो इस एरिया को कंजर्व कर दिया, यहाँ हमने दीवारें बना दी, फेंसिंग बना दी कि इसमें कोई जा नहीं पाता है, ठीक है। लेकिन एज ए वेटलैंड जो इसके एक्टिविटीज हैं, जो इसके कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे चीजों को जल्दी डिकम्पोज कर देगा, वाटर के लिए ये एक तरह से छलनी का काम करता है, बहुत जल्दी से वाटर रिचार्ज करता है, इसमें बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, जो पानी को शुद्ध करते हैं। तो इस तरह की कई सारी चीजें हैं। तो इसके कैरेक्टर को कंजर्व करना है, इसके चरित्र को, इसके मूलभूत लक्षणों को संरक्षित करना है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, द इकोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ वेटलैंड्स। दूसरा कि ये अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क बनाता है एक वेटलैंड्स का। अब देखो भारत में 37 है, ऐसे ही अंतरराष्ट्रीय सभी जगह जहाँ वेटलैंड्स है उनका एक नेटवर्क बना दिया है, फंडिंग भी आती है उनको, उनको उनका सिग्निफिकेंस भी बताया जाता है लोगों को, ठीक है। क्या करता है ये वेटलैंड्स का, वेटलैंड्स का क्या करता है ये ध्यान रखना, वेटलैंड्स का उसके कंपोनेंट, कंपोनेंट मतलब जैसे वाटर की क्वांटिटी, ठीक है, उसके बैक्टीरियाज, ठीक, ये सब तो उसके कंपोनेंट को प्रिजर्व करता है। उसमें भाई पानी, बिना पानी के दलदल नहीं है भाई, कीचड़ और दलदल में भी तो अंतर है, ठीक है। तो वाटर की क्वांटिटी और उसकी डेप्थनेस, ऐसा नहीं कचरा डाल डाल के हमने उसको भर दिया है, तो उसकी डेप्थ भी कंजर्व होनी चाहिए, तो उसके कंपोनेंट को कंजर्व करते हैं। दूसरा उसके प्रोसेस जो है, मैंने बताया डिकम्पोज करता है, वाटर रिचार्ज में करता है, ठीक है, कई नई प्रजातियों को उत्पन्न करता है। तो इस तरह के उसके जो प्रोसेस है उनको भी और बेनिफिट को भी, उनके लाभ को भी संरक्षित करना। लाभ को संरक्षित करना मतलब लाभ देने का जो स्तर है उसको संरक्षित करना। जैसे कैरिंग कैपेसिटी होती है अर्थ की, या किसी भी अर्थ के में भी यूज करते हैं कैरिंग कैपेसिटी, वहनीय क्षमता। तो किसी पारिस्थितिकी भी होती है और अर्थ की भी होती है। अगर किसी पारिस्थितिकी की वहनीय क्षमता ज्यादा है तो वह ज्यादा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर सकता है, वो ज्यादा वनस्पति प्राणियों को पोषण दे सकता है। तो कैरिंग कैपेसिटी होती है कि वह कितना बायोलॉजिकल मास को प्रोड्यूस कर सकता है, उसको सहन कर सकता है, वहन कर सकता है, ठीक है। तो उसके बेनिफिट को भी ये प्रोटेक्ट करेगा, लाभ को भी, न केवल घटने से बचाएगा बल्कि लाभों को बढ़ाएगा भी। एक वेटलैंड को ये उसके प्राकृतिक रूप में लाएगा, नेचुरल स्टेट में लाएगा, ठीक है। तो रामसर कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसकी समझ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये टर्मिनोलॉजी कैरी करना है कि मूल लक्षणों को संरक्षित करता है, उसके लाभ को, उसके घटकों को, उसकी प्रक्रिया को और उसके लाभ को, घटक, प्रक्रिया और लाभ को संरक्षित रखता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना, फिर आगे भी इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।